हेलो एवरीवन। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी 12th की प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रह जाता है, जो कि मतलब मुझे लगता नहीं है कि पेपर आते आते कोई इस सब्जेक्ट को खोल कर भी देखता है। और एंड में जब पेपर नजदीक आ जाता है तो फिर सब लोग ढूंढने लगते हैं क्या करना है क्या करना है क्या करना है। तो इंग्लिश को अगर आप लोग शुरू से ही अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना तो ये लास्ट मोमेंट पे आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मुझे पता है मोस्टली लोगों ने इंग्लिश को ठीक से अभी तक पढ़ा नहीं होगा, तो अभी क्या किया जा सकता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप लोग इंग्लिश में आराम से 85 क्रॉस कर सकोगे। ये 80 तो क्रॉस कर ही लोगे, इस बात की गारंटी है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। तो देखो करना क्या है, इंग्लिश में ज्यादा टेंशन नहीं है, टेंशन सिर्फ हिंदी में है। तो जिनका हिंदी नहीं है 12th में उनके लिए चीजें काफी आसान है, और जिनका है उनकी तो भाई वाट लगी पड़ी होगी। इसलिए क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के बीच में गैप नहीं होता है, और अगर गैप नहीं है इंग्लिश हिंदी के बीच में तो आप लोगों को हिंदी को प्रिपेयर करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो आप आज इंग्लिश दोगे कल हिंदी दोगे। तो आज इंग्लिश देकर आए, अब आपके पास जो टाइम है उसमें या तो आप लोग रिकवर कर लो अपने ब्रेन को, क्योंकि आप अभी पेपर में बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाकर इंग्लिश को स्पीड में लिख कर आए हो। अब हिंदी के लिए भी प्रिपेयर करना, और हिंदी में भी प्रिपरेशन छोटी मोटी नहीं है, चैप्टर्स को याद करना पड़ता है, उसमें पता है आंसर्स को याद करना पड़ता है। खैर हिंदी के भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे, फिलहाल इंग्लिश का समझते हैं हम लोग क्या करना है। देखो इंग्लिश में देखो सबसे पहली चीज ये आती है कि आप लोगों को एप्रिसिएशंस को कर लेना है अच्छे से, क्योंकि एप्रिसिएशन जो है ना वो तो 10th के जैसा ही है। आप लोगों को रट्टा मार के जाना है, उगल के आ जाना है एग्जाम में। ये तो एकदम ग्रेस्प करके रखो अच्छे से, जितने भी एप्रिसिएशन है सारे याद कर लो, एग्जाम में कोई एक आएगा उसको एकदम अच्छे से लिखकर आ जाना। और देखो इसमें जो राइटिंग स्किल्स है ना वो कुछ खासा है नहीं, ठीक है। 12th में राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी हैं। तो राइटिंग स्किल्स क्या क्या है इसमें आप लोगों का, सबसे पहले तो बुक रिव्यू आप लोगों को कोई एक रट्टा मार के रख लेना है, ठीक है। कोई एक फेमस बुक हो उसका रिव्यू आपको रट्टा मार के रख लेना है। नॉवेल वगैरह किसी का भी रिव्यू कर सकते हो, या तो आपको एग्जाम में खुद देगा कि ये बेसिकली एक मैगजीन थी, इसकी ये प्रॉपर्टीज थी, अब बुक रिव्यू करो इसका। स्पीच बहुत ही ज्यादा इजी होता है, आपने 10th में लिखा है ये बहुत सारा। फिर डायलॉग राइटिंग होता है जिसको ग्रुप डिस्कशन नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको अपील मिलेगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, रिपोर्ट राइटिंग मिलेगी। लेकिन जो चीजें मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे आपको स्पीच राइटिंग के अलावा बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आप स्पीच राइटिंग करोगे तो आपके नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि स्पीच राइटिंग की ऑलरेडी एक बार आपको प्रैक्टिस है और अभी भी थोड़ा बहुत कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ऑप्शन मिलता है आप लोगों को, हर केस में 3 ऑप्शन है। ग्रुप डिस्कशन कर लो अच्छे से। ग्रुप डिस्कशन मतलब डायलॉग राइटिंग होगी, 4 लोग बैठे हैं तो ABCD करके है मान लो, तो A ने कुछ बोला, B कुछ बोलेगा, C कुछ बोलेगा, तो वैसे ही आप लोगों को एक कहानी फ्रेम करनी रहती है। इसके अलावा आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो या इंटरव्यू क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों में से आपकी जो इच्छा है वो कर लो। मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि रिपोर्ट राइटिंग किसी ऐसे टॉपिक पे आ गया जिसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप इंटरव्यू क्वेश्चन फिर कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन आपको कुछ याद कर लेने 8-9, तो बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन आपका प्रिपेयर ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो राइटिंग स्किल में सिर्फ 4 ही रहते हैं, और आई थिंक ये 4-4 नंबर के ही आते हैं, तो आपके लिए काम और आसान हो जाता है। 5 नंबर का तो है नहीं कि 5 में से 3.5 दे देंगे, 4 नंबर का है तो 4 में से 3 तो देंगे ही देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये फायदा होता है इंग्लिश में कि राइटिंग स्किल कम नंबर का आता है। तो ये हो गया राइटिंग स्किल। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में क्या होता है, आपको ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। आपको बोलेगा यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो आप लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा कि चारों में से कौन सा करेक्ट है। अब ये चीज़ हमारे टाइम पे नहीं हो पाई थी, लेकिन बाकी केसेस में होती है, ठीक है। आप लास्ट ईयर का बोर्ड्स का पेपर चेक करोगे 2024 का, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे ऑप्शंस आए थे। 2023 का चेक करोगे, ठीक है, 2023 का चेक करोगे तो भी आप लोगों को मिलेगा। 2022 का चेक करोगे तो नहीं मिलेगा, जो कि मेरा बोर्ड्स था, ठीक है। तो ग्रामर में ऑप्शंस आते हैं तो इसका कोई टेंशन नहीं है, और टॉपिक्स वही सब है पहले जो टॉपिक्स थे, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बल्कि अब कम हो गए टॉपिक्स। अभी आप लोगों को नाउन प्रोनाउन ये छोटी मोटी चीजें नहीं आएंगी, सिंपल चीजें आएंगी कि पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस करो या चेंज द वॉइस करो, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन करो। तो जो 10th में ग्रामेटिकल टॉपिक्स थे सेम 12th में भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स है। तो कुछ लोग बोलते हैं सर 12th का ग्रामर पढ़ा दो, तो भाई टॉपिक से मैं तो क्या दोबारा पढ़ाऊं, 12th में ग्रामर बदल थोड़ी जाएगा, ग्रामर तो वही रहेगा, ठीक है। तो जिनको भी ऐसा कुछ लगता है वो ग्रामर के वीडियोस देख सकते हैं, हालांकि ग्रामर वैसा ही है सब कुछ, ठीक है, कुछ भी चेंज ऐसा नहीं हुआ है। अब इसमें सबसे खतरनाक चीज जो आती है ना उसको हम लोग लाल मार्कर से लिखेंगे। सबसे खतरनाक चीज इंग्लिश में जो होती है वो होता है नॉवेल। नॉवेल भाई इतना लेंदी होता है, इतना लंबा होता है ना कि अगर तुम इसको पढ़ने बैठे ना भाई तुम 2 बार तो सोओगे पहले। हाँ मतलब मैं नहीं सोता था कभी नॉवेल पढ़ते पढ़ते, लेकिन तुम सोओगे, क्योंकि आदत होती है ना रीड करते करते सो जाने की। तो नॉवेल्स का एक तरीका तो आपके पास ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो यूट्यूब पर कुछ आई थिंक वीडियोस थे, एक मैम थी या कोई था जो मैंने मेरे टाइम पे पढ़ा था, उन्होंने 12 मिनट या 8 मिनट में पूरी नॉवेल समझा दी थी। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है 12-8 मिनट में समझाना, लेकिन उन्होंने उसको समरी बता दी। तो अगर मुझे समरी पता चल गई नॉवेल की कि ये इसका सार है, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ था, तो बाकी चीजें अब मैं खुद से ऐड करके थोड़ा बहुत ठोकम ठाकी करके लिख सकता हूँ। तो यही चीज मैंने अपने टाइम पे बोर्ड्स में की थी इंग्लिश में, कि नॉवेल को मैं ऐसे ही लिख कर आया था, ठीक है। और लगभग सारे आंसर्स को मैंने प्रॉपरली आंसर किया था नॉवेल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को चैप्टर का आइडिया लग गया, तो मुझे पता है भाई कि किसका आंसर कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने नॉवेल में कुछ भी नहीं किया तो वही 12-8 मिनट के लेक्चर्स देख लो, टाइम कम है तो। अगर टाइम है तो फिर प्रॉपर लेक्चर्स को थोड़ा सा देखो। हाँ 2 घंटा शायद जाए एक नॉवेल को, लेकिन देना पड़ेगा यार, तभी तो नंबर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करो ना, तुम एक्सरसाइज को पढ़ लो। अब देखो आपके हाथ में मैं ये टोटली छोड़ रहा हूँ, आप 12-8 मिनट के लेक्चर्स देख के भी
एक्सरसाइज पढ़ सकते हो, ये प्रॉपर लेक्चर्स देखने के बाद भी एक्सरसाइज पढ़ सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो अगर आप एक्सरसाइज पढ़ लेते हो ना एक बार प्रॉपरली, तो अगर आपने 12-8 मिनट का लेक्चर देखा था और उस समरी में कोई चीज़ छूट गई थी या कोई डिटेलिंग नहीं थी, तो आपको एक्सरसाइज पढ़ते पढ़ते इसमें इतने सारे आंसर्स हैं कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद ही हो जाएंगी। तो प्रॉपर लेक्चर्स को देखना शायद मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग वही 12-8 मिनट 15 मिनट के लेक्चर्स को देखो और फिर उसके बाद एक्सरसाइज में आने के बाद उन आंसर्स को पढ़ो। तो आंसर्स को जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस चैप्टर में था क्या, ठीक है, उस चैप्टर में किसकी किसकी बातें हुई, और अच्छा चांसेस रहा तो आप लोगों का जो नॉवेल के क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है। तो इंग्लिश में देखो ज़्यादा कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है, जो भी चीज़ें हैं सब पैसेज रिलेटेड आएंगी, एक नॉन टेक्सुअल पैसेज भी आएगा, लेकिन कर ले जाओगे यार, इतना एक्सपीरियंस तो है, ठीक है। तो इंग्लिश में फाइनली तुम अगर सच में कुछ करना ही चाहते हो और टाइम वाइम है तो 3 मॉक पेपर को सॉल्व कर लेना, ठीक है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद सबसे पहले एप्रिसिएशंस की एक लिस्ट बना लो। अगर तुमने डाइजेस्ट वगैरह नहीं खरीदी है इस साल, जो कि मैंने भी नहीं खरीदी थी, तो तुम प्रिंट आउट निकलवा लो एप्रिसिएशंस का सिर्फ, और उनको पढ़ते रहो, ठीक है, डेली पढ़ो जितना भी दिन है अभी बोर्ड्स के लिए। उसके बाद राइटिंग स्किल्स में जो ये टॉपिक्स है इनका एक एक टॉपिक देख लो, नवनीत वगैरह कहीं पर देख लो। और उसके बाद फिर स्पीच तो तुम्हें पता ही, इंटरव्यू क्वेश्चंस लगभग 8-9 कॉमन होते हैं। हु वाज योर रोल मॉडल, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रगल्स ड्यूरिंग योर इनिशियल डेज, हाउ यू हैव बिगन टू बी सक्सेसफुल, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द यूथ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होते हैं। व्हाट डू यू सी इन योर फ्यूचर, ठीक है। व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू दोज हु थिंक दैट देयर इज नथिंग इन एजुकेशन। ऐसा बहुत सारी चीज़ होती है जो कि मतलब कॉमन होता है, लगभग सब में आप पूछ सकते हो, चाहे कोई क्रिकेट प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो। तो वो क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको मतलब याद रखो आप लोग। ग्रुप डिस्कशन, ये तो खुद से कहानी बनानी है, तो खुद से कहानी बनाने में तो माहिर हो तुम। स्पीच तुमने आई थिंक बहुत सारी पढ़ी होगी 10वीं में यार, तो आई डोंट थिंक उसमें तुम्हें दिक्कत आएगी। बुक रिव्यू कोई एक अच्छा सा याद कर लो डाइजेस्ट से और उसको डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। तो आई डोंट थिंक राइटिंग स्किल में तुम्हें कहीं पर भी दिक्कत आने वाली है। उसके बाद ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो कि कौन से टॉपिक पर आया है, और उन्हीं टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके या मेरी ग्रामर की प्लेलिस्ट में देख के आप लोग पढ़ सकते हो उन टॉपिक्स को। और फिर उसके बाद आप नॉवेल पढ़ लो 12-8 मिनट के लेक्चर्स देख के, और फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कर लो, और लास्ट में आप 3 मॉक पेपर लगा लो। इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 80+ आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपने चीज़ों को परफेक्शन के साथ कर दिया, थोड़ा बहुत लक काम कर गया, तो आप 90 भी क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो है भाई। तो इंग्लिश तो आसान है आपका, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा भारी है नहीं, ठीक है। जो है वो हिंदी में ही है, तो हिंदी वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। बाकी इंग्लिश में एक और चीज़ है कि जब आप बोर्ड्स का पेपर दोगे तो जैसे आपने 10th में नीट एंड क्लीन पेपर लिखा था, वैसे ही आप लोग 12th में भी लिखना, ठीक है। एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए आपका बोर्ड्स का पेपर, उसमें कहीं पर भी कैंसलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में रहना चाहिए, और जैसे फॉर्मेट का पेपर है वैसे ही फॉर्मेट में रखना। दूसरी चीज़ थोड़ी सी स्पीड रखना, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से आंसर वगैरह को लिखा नहीं है, तो हो सकता है आपकी स्पीड जो है वो हल्की हो गई हो। तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट रखना ताकि आप लोग टाइम पर पेपर को कंप्लीट कर पाओ। हमें हमारे टाइम पे 3.5 घंटे मिल गए थे, तो थोड़ा बहुत हमने लिख लिया था, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन फिर भी हमारे जो प्रीलिम्स थे जिसमें 3 ही घंटा मिला था, तो उसमें सिर्फ 5 ही मिनट बचा था जब मेरा पेपर कंप्लीट हुआ था, और 2 सप्लीमेंट भी लिया था मैंने, ठीक है। तो स्पीड को थोड़ा सा आप लोग फास्ट रखना अपने, ठीक है। और तीसरी और ख़ास चीज़ इसमें ये आती है कि पेपर की चेकिंग और एनालिसिस प्रॉपरली कर लेना कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो। जैसे आप 3 ही मॉक पेपर दे रहे हो ना, तो इन तीनों मॉक पेपर को बड़ी ही ज़्यादा ईमानदारी से देना। जैसे सुबह आपने पेपर दिया तो फिर उसका प्रॉपरली एनालिसिस करो आप लोग, ठीक है, कि आप लोग कहीं 80 क्रॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि एनालिसिस इज समथिंग जो आप लोगों को बताएगी कि कहाँ आप गलती कर सकते हो, कहाँ आप नहीं करोगे। और अगर प्रॉपर रिजल्ट्स आपको एनालिसिस में मिल रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर उस चीज़ को फिर आप स्टॉप करके अगले सब्जेक्ट्स पर बढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा इंग्लिश उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, एप्रिसिएशन कर लो, राइटिंग स्किल्स को जैसा बताया वैसा कर लो, ग्रामर के PYQ में टॉपिक्स देख के उनको कर लो, और नॉवेल्स कर लो। इसके अलावा कुछ भारी है नहीं। अब आप लोगों को लग रहा होगा इतनी सारी चीज़ें करने बोल दी और बोल रहे हो कुछ है नहीं, तो भाई क्या है यार, ये स्पीच राइटिंग ग्रुप डिस्कशन क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन 4-5 याद करने में आग लग रही है, वो तो तुम्हें याद ही होंगे शायद। अभी देखो मैंने 5 क्वेश्चन बोल दिए थे, याद ही रहते हैं यार वो, ठीक है। एप्रिसिएशन, हाँ मैं मानता हूँ एप्रिसिएशन में एफर्ट जाएगा, लेकिन प्रिंट आउट निकाल के अगर डेली सुबह पढ़ते रहोगे क्या भारी रहेगा यार उसमें। ग्रामर हो गया, ग्रामर में तो 20-30 मिनट का आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। मेरे देखोगे तो 10-15 मिनट के मिल जाएंगे। चेंज द टेंस वगैरह आता है, वो तो शायद ऐसे ही कर ले जाओगे। नॉवेल वगैरह ईजी रहता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से 2 दिन भी पढ़ लेते हो इंग्लिश, तो आप 80 क्रॉस कर ले जाओगे, ठीक है। और बाकी इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, स्पीड में लिखना, और नीट और क्लीन लिखना, ठीक है। डायग्राम वगैरह प्रॉपरली बनाना, मतलब चार्ट वगैरह, ठीक है। सो दिस इज इट। अगर आपके कोई और डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट, ओके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।